हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम आपके अप्लाइड मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर की नींव रखने चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें ऑब्व्यू का नॉलेज होना चाहिए, हमें मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि बिना उसकी जानकारी के डिटर्मिनेंट्स उतनी अच्छे से आपको समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं ना, क्वेश्चन सॉल्व करना अर्थात सवाल लगाना और लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए हमेशा से इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें कि हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे देन क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होंगे तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, शारीरिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे हम आप लोगों को ऑब्व्यू के बारे में, फिर धीरे धीरे करके हम अपने चैप्टर में इंटर करेंगे जिसका नाम शारीरिक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं कि ऑब्व्यू होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जो ऑब्व्यू है ना, जो मैट्रिक्स है या जिसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं, इसी से हमारा डिटर्मिनेंट अर्थात शारीरिक बनता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्व्यू के बारे में जानेंगे। ऑब्व्यू होता क्या है सर? ऑब्व्यू जो होता है डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि जैसे m गुणे n वस्तुएं, m गुणे n माने जैसे 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 माने 15 हो गया। तो 15 वस्तुएं हैं हमारे पास, उनको लाइन से अर्थात पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित करने पर जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? ऑब्व्यू कहा जाता है। देखिए समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास 6 संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं। अब इन संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाए। सर ये पंक्ति क्या होता है, समझाते हैं आपको, देखते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख दें, 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें और 6 लिख दें, और इस पूरे को नाम दे दें, कुछ जैसे ए नाम दे दें, बी नाम दे दें या सी नाम दे दें। तो यही जो आपके सामने डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसी की ऑब्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्व्यू कहा जाता है। और इसमें जो क्षैतिज लाइन होती है, ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्षैतिज लाइन को पंक्ति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्षैतिज लाइन को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? पंक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर 2 लाइन आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, इसको स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। जो पंक्तियां हैं उनको जनरली आर से दिखाया जाता है, और जो स्तंभ है अर्थात जो कॉलम से, उनको सी से डियर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम यहाँ पर पहले पंक्ति की बात कर रहे हैं तो ये हमारी R1 कहलाती है, ये दूसरे पंक्ति की बात कर रहे हैं तो ये R2 कहलाती है, यहाँ हम अगर तीसरी पंक्ति की बात कर रहे हैं तो ये R3 कहलाती है। R1 मीन्स पहली पंक्ति, R2 मीन्स दूसरी पंक्ति, R3 मीन्स तीसरी पंक्ति, मीन्स रो 1, रो 2 एंड रो 3। ऐसे ही जो हमारे कॉलम होते हैं उनको हम लोग C1 से और C2 से एंड डॉट 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 रिप्रेजेंट करते हैं। C1 मीन्स पहले कॉलम की बात हो रही है, C2 मीन्स दूसरे कॉलम की बात हो रही है, इसे C3 लिखा जाएगा तो तीसरे कॉलम की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए आपके पास कितनी वस्तुएं थी? 6 वस्तुएं थी ना, जिनको 3 पंक्तियों और 2 स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया है। इस तरीके से व्यवस्थित करने पर ये जो व्यवस्था आपके सामने लिखी हुई है डियर स्टूडेंट्स, इसी व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, b इक्वल टू सपोज हम ले लें 1 2 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये देखो यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं? 9 वस्तुएं हैं, जिनको 3 गुणे 3 के ऑर्डर में डियर स्टूडेंट्स व्यवस्थित किया गया है। 3 गुणे 3 का क्या मतलब है सर? यहाँ पर 3 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक ऑब्व्यू लिखा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक समझते हैं कि ऑब्व्यू की क्रम या कोटि क्या होती है। क्रम या कोटि क्या होती है, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी अगर आप अपनी बुक लेकर के बैठे होंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखो मैं इस बात पर विशेष ध्यान देता हूं कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आपको 100% समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम बेस को मजबूत करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट जो हमारा
सार्डिक बनेगा वो हमेशा वर्ग आपव्यूह का ही बनता है। इसलिए हमारे लिए यह जानना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ग आपव्यूह क्या होता है, और वर्ग आपव्यूह हम लोग तभी जान पाएंगे जब हम लोग आपव्यूह जानेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, किसी भी आपव्यूह की क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने कोई एक आपव्यूह लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 और 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो इसको लिखा जाता है 3 गुणे 3। क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 3 गुणे 3। यही जो 3 गुणे 3 लिखा हुआ है इसी को इस आपव्यूह की क्रम या कोटि कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। जैसे हम इस आपव्यूह की बात करें तो कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 और 3 पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, 1 और 2 स्तंभ है। अर्थात ये आपव्यूह जो हमारे सामने लिखा हुआ है ये 3 गुणे 2 कोटि का हमारा आपव्यूह है। और यहाँ देखोगे डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पर 3 गुणे 3 का ये भी हमारा आपव्यूह बन रहा है। ऐसे मान लीजिए कि हम कोई आपव्यूह ऐसे लिख लें डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 लिख दें, तो इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 पंक्ति और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो ये 1 गुणे 3 कोटि का हमारा एक क्या हो जाएगा, आपव्यूह हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया होगा डियर स्टूडेंट्स कि आपव्यूह क्या होता है, आपव्यूह को हम लोग लिखते कैसे हैं, आपव्यूह की क्रम या कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स कोई भी आपव्यूह अलग अलग क्रम अलग अलग कोटि की हो सकता है। जैसे अगर हम लोग कहें कि हमारे पास कोई आपव्यूह है सर जो 4 गुणे 3 कोटि का है, क्या बोला डियर स्टूडेंट्स, 4 गुणे 3 कोटि का हमारे पास एक आपव्यूह है। तो इसका मतलब उसमें कितनी पंक्ति हैं, उसमें 4 पंक्ति हैं अर्थात 4 रोज हैं, और 3 क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्तंभ है अर्थात 3 उसमें कॉलम है। अगर कोई कहता है कि हमारे पास कोई 5 गुणे 5 कोटि का आपव्यूह है तो आप लोग क्या समझेंगे सर, आप लोग समझेंगे उसमें 5 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, 5 स्तंभ है। क्लियर हो गई बातें। और डियर स्टूडेंट्स इन पंक्तियों और स्तंभों के आधार पर धीरे धीरे आप लोग समझते चलिएगा। सारे कंसेप्ट अभी एकदम धीरे धीरे हम आपको आपके सिलेबस के अंदर ला करके पहुंचाएंगे, डिटर्मिनेंट्स के पास पहुंचाएंगे और आपको समझाएंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों ने ये समझ लिया कि आपव्यूह क्या है, इसकी पंक्ति क्या है, इसका स्तंभ क्या है, साथ ही साथ आपव्यूह की क्रम या कोटि क्या होती है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस बेहद अच्छे तरीके से कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक आता है आपव्यूह के प्रकार। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा क्या, आपव्यूह के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, आपव्यूह के प्रकार, आपव्यूह के प्रकार जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा आपव्यूह है उसकी पंक्तियों और स्तंभ के आधार पर अगर बात किया जाए तो आपव्यूह कई प्रकार के होते हैं, आपव्यूह कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है डियर स्टूडेंट्स पंक्ति आपव्यूह, एक क्या होगा, पंक्ति आपव्यूह। ध्यान समझते चलना, सारी चीजें बता देंगे। एक होता है डियर स्टूडेंट्स पंक्ति आपव्यूह, क्या होता है, पंक्ति आपव्यूह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ध्यान देना ये पंक्ति आपव्यूह क्या होता है, सारी चीजें खूब ध्यान से समझ जरूर से जरूर लेना। डियर स्टूडेंट्स पंक्ति आपव्यूह अर्थात रो मैट्रिक्स कहा जाता है एक ऐसा आपव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसा आपव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसको पंक्ति आपव्यूह कहा जाता है। जैसे ए इक्वल टू आप ले लिए ए बी सी। अब देखो इसमें एक पंक्ति 3 स्तंभ, 1 गुणे 3 कोटि का है। चूंकि यहां पर रो की अगर हम बात करें तो रो डियर स्टूडेंट्स कितना है, 1 है। इसलिए आपके सामने जो आपव्यूह लिखा हुआ है, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो क्या है, एक पंक्ति आपव्यूह है। ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स बात होती है स्तंभ आपव्यूह की। ध्यान समझते चलना, स्तंभ आपव्यूह क्या होता है सर, समझते चलिएगा। स्तंभ आपव्यूह को डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं यहां पर कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो कहते हैं ऐसा आपव्यूह, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, ऐसा आपव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। ध्यान दो, ऐसा आपव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, पंक्ति कितनी हो उससे हमें मतलब नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ आपव्यूह। धीरे धीरे सुनते चलिए, धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं सार्डिक के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, कैसे सर, जैसे मान लीजिए हमने b इक्वल टू लिख दिया इस तरीके से, a b c d लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट्स को ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो इसमें पंक्ति की संख्या 4 है, 1 2 3 4। जो क्षैतिज होगा वो पंक्ति होगा, जो ऊर्ध्वाधर होगा वो स्तंभ होगा। तो ये 4 गुणे 1 कोटि का आपव्यूह है।
अब इसमें अगर हम स्तंभ की बात कर रहे हैं तो एक है डियर स्टूडेंट्स ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ आव्यूह बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा, देखो आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, बट मैं केवल उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं जिनकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी हम लोगों को सारणिक में, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार के आव्यूह से सारणिक बनता है, इसलिए हम उन्हीं सारे आव्यूह के बारे में यहाँ पे चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। अगला आता है डियर स्टूडेंट क्षैतिज आव्यूह। अगला होगा हमारा क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह जिसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्षैतिज आव्यूह जिसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, क्षैतिज आव्यूह। देखो ऐसा आव्यूह डियर स्टूडेंट जो क्षैतिज दिखे, कैसा दिखे, क्षैतिज, मतलब ऐसे ऐसे दिखे, उसे क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। कैसे, देखिएगा ध्यान से, जैसे एक इक्वल टू मान लो हम लिख ले 1 2 3 4 5 6। अब आप बताओ ये क्षैतिज दिख रहा है ऊर्ध्वाधर, सर क्षैतिज दिख रहा है, पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके सामने जो लिखा है क्षैतिज आव्यूह। जो क्षैतिज आव्यूह होगा उसमें जो स्तंभ होगा, स्तंभ माने जो कॉलम होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन पंक्ति अर्थात रो होगा। कॉलम की संख्या जब रो की संख्या से डियर स्टूडेंट्स ज्यादा होती है तो उस सिचुएशन का जो आव्यूह होता है वो देखने में हमें क्षैतिज नजर आ रहा है, इसलिए उस आव्यूह को हम लोग क्षैतिज आव्यूह अर्थात हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। आइए अगला समझते हैं। अगला है डियर स्टूडेंट्स हमारा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, बस धीरे धीरे हम लोग सारणी की तरफ बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह जिसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स या वर्टिकल मैट्रिसेस के नाम से इसको हम लोग डियर स्टूडेंट जान सकते हैं। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऐसा आव्यूह जो हमें ऊर्ध्वाधर दिखेगा उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। जैसे ए इक्वल टू आप ऐसे ले लीजिएगा 5 7 8 9 10 11। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें कितनी पंक्ति है, 3 स्तंभ पंक्ति है, 2 स्तंभ है, 3 गुणे 2 कोटि का है, यहाँ 3 2 से बड़ा है, अर्थात डियर स्टूडेंट्स इस केस में आप देखोगे तो पंक्ति की संख्या जो है वो स्तंभ की संख्या से बड़ा है, मीन्स रो इज ग्रेटर देन क्या है, कॉलम है। और जब रो इज ग्रेटर देन कॉलम होगा डियर स्टूडेंट्स उसी सिचुएशन को ऊर्ध्वाधर आव्यूह के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने उस इंपॉर्टेंट आव्यूह के बारे में जिसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स अगला आव्यूह का जो टाइप है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है वर्ग आव्यूह। क्या नाम है सर, वर्ग आव्यूह। आइए हम लोग समझते हैं कि वर्ग आव्यूह क्या होता है और इसी वर्ग आव्यूह से हम लोग सारणी की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि सारणी क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। वर्ग आव्यूह जिसको बोला जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स कहा जाएगा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सदैव समान हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव समान होती है उसी को डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, वर्ग आव्यूह, उसी को स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या, जैसे ए इक्वल टू हम यहां पर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसकी कोटि क्या है सर, 3 गुणे 3 कोटि क्या है, अर्थात अगर हम इसके पंक्ति की बात करें तो इसमें 3 पंक्ति हैं सर। अगर हम इसके स्तंभ की बात करें तो इसमें स्तंभ भी कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, रो और कॉलम दोनों की संख्या 3 3 है, इसलिए आपके सामने जो लिखा हुआ है यह एक क्या है, वर्ग आव्यूह है। आगे समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे बी इक्वल टू हम यहाँ पे लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दें तो ये हमारा एक 4 गुणे 4 कोट क्या कौन सा आव्यूह हो जाएगा, वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है।
वर्ग आव्यूह का अर्थ मतलब यह है कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव समान होगी, उसी को हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। बात को समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम चल रहे हैं डिटरमिनेंट्स की तरफ, अब हम चल रहे हैं सारणिक की तरफ, और हम लोग ये समझेंगे कि सारणिक होता क्या है और किसी भी सारणिक की वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि आव्यूह क्या होता है, साथ ही साथ हमने आपको बताया आव्यूह कितने प्रकार का होता है। ये इस कंप्लीट डिस्कशन के बाद ये आपके समझ में आ गया होगा कि सर हमारा जो आव्यूह है वो किसी भी कोटि का हो सकता है, अर्थात वो 2 गुणे 3 कोटि का हो सकता है, वो 4 गुणे 3 कोटि का हो सकता है, 5 गुणे 10 कोटि का हो सकता है। माने उसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या वेरी कर सकती है और उनके बिहाफ पे आव्यूह का अलग अलग नाम रखा गया है, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। अभी अभी हमने आपके साथ एक स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिससे मैंने आपको बताया कि वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसके पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सदैव बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी से हमारा निकल करके आता है सारणिक। आइए देखते हैं सारणिक क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जो सारणिक होता है कहा जाता है वो आव्यूह का ही एक रूप है। कैसे? डियर स्टूडेंट, जो सारणिक होगा, जो हमारा डिटरमिनेंट होगा, पहले हम लोग उसको देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं और क्या खासियत होती है हमारे सारणिक की। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो हमारा आव्यूह होता है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन जो सारणिक होता है डियर स्टूडेंट्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे सीधी लाइन का यूज करते हैं। और इसकी खास बात होती है डियर स्टूडेंट कि इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव बराबर होती है। क्या होती है सर? सारणिक जो होता है वो हमेशा वर्ग आव्यूह के रूप का ही होता है और सारणिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इस तरीके से खड़ी लाइन का यूज किया जाता है। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो हमारा सारणिक का अवयव कहलाता है या सारणिक का क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? एलिमेंट कहलाता है। ये सब इसके अंदर क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। सारणिक की खासियत क्या होगी? इसमें पंक्ति और स्तंभ, ध्यान देना, पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या डियर स्टूडेंट सदैव क्या होगी? समान होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट इसको सेकेंड ऑर्डर बोला जाएगा। सेकेंड ऑर्डर, ध्यान देना, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए हम कोई और सारणिक लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने b इक्वल टू कोई और सारणिक लिख दिया, ऐसे 1 2 3 लिख दिया, 4 5 6 लिख दिया, कोई ऐसे लिखता है तो ये सारणिक नहीं है। सारणिक में सदैव पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? बराबर होगी। जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे 7 8 9 जब आप लिख लेंगे, खड़ी लाइन खींचेंगे तो इसमें आप रो का संख्या 3 दिख रहा होगा, कॉलम की संख्या डियर स्टूडेंट्स 4 दिख रही होगी, सॉरी 3 दिख रही होगी, दोनों की दोनों कितनी है? 3 है। इसलिए ये डियर स्टूडेंट्स क्या है? डिटरमिनेंट है। और ये डिटरमिनेंट ये होगा डियर स्टूडेंट्स, ये तृतीय कोटि क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? तृतीय कोटि का, या आप कह सकते हैं इसको थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के नाम से इसको डियर स्टूडेंट्स जाना जाएगा। समझ में आ रही है बातें? नहीं समझ में आ रही है? ऐसे मान लीजिए हम कोई और एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि c इक्वल टू हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या चलो 4 तक ही लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख दिए, 13 14 15 16। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स में कितनी पंक्ति है? 1 2 3 4, स्तंभ भी कितने हैं? 4 ही हैं। तो इसलिए ये डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा? ये आपके सामने जो लिखा है ये चतुर्थ कोटि का सारणिक होगा। ठीक है, 4th ऑर्डर डिटरमिनेंट हो जाएगा। तो सारणिक क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सारणिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। सारणिक की खासियत हमेशा ये होगी कि इसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सदैव क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सारणिक का ऑर्डर क्या होता है, सारणिक की कोटि क्या होती है, तो सारणिक की कोटि कभी भी 2 गुणे 2 3 गुणे 3 4 गुणे 4 ऐसे नहीं बताई जाती है। सारणिक को केवल ऐसे बोल दिया जाता है कि सारणिक ये द्वितीय कोटि का
है, ये तृतीय कोटि का है, ये चतुर्थ कोटि का है। क्योंकि अगले को ये पता है कि सारणी में पंक्ति और स्तंभ की संख्या सदैव समान होगी, इसीलिए उसको द्वितीय कोटि बोल दिए तो वो जान जाएगा इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। अगर आपने वहां बोल दिया कि तृतीय कोटि का है तो अगला ये जान जाएगा कि यहाँ पर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अगर आपने ये बोल दिया कि चतुर्थ कोटि का है तो अगला ये समझ जाएगा उसमें 4 पंक्ति और 4 स्तंभ है। क्लियर हो गई बातें? तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो हमारी सारणी है वो कितने प्रकार की हो सकती है? डियर स्टूडेंट्स, सारणी कई प्रकार की बन सकती है, द्वितीय कोटि की, तृतीय कोटि की, चतुर्थ कोटि की, पंचम कोटि की, जितनी पंक्ति जितने स्तंभ होगी। जनरली तृतीय कोटि तक के सारणी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन चतुर्थ कोटि के सारणी का मान निकालना भी हमारे सिलेबस में है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब आइए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सारणी क्या होता है, सारणी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सारणी के अंदर जो खड़ी लाइन के बीच में लिखे होते हैं वो सारणी के अवयव कहलाते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सारणी के जो एलिमेंट्स होते हैं, सारणी के जो अवयव होते हैं, उनको या सारणिक हो या आव्यूह है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। जैसे हम सपोज कर लेते हैं a इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ना, और उसके बाद 9 10 और 11 इस तरीके से लिख देते हैं। आपके पास एक सारणिक है। कितनी कोटि का सारणिक है सर? अगर आपसे कोई पूछेगा तो सर आप बताएंगे कि ये जो है हमारा वो तृतीय कोटि का सारणिक है। तृतीय कोटि अर्थात थर्ड ऑर्डर का हमारे पास ये डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमारे सामने लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड ये सब जो है इटसेट्रा जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्स कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। किसके एलिमेंट्स कहलाएंगे? ये जो हमारे सामने डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, जो हमारे सामने सारणिक लिखा हुआ है, इस सारणिक के ये क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। अब इन अवयवों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस का यूज होता है। आइए समझते हैं क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पहला एलिमेंट 1 दिख रहा है, इसको A11 से दिखाया जाता है। A11 का मतलब पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। कौन है ये? 1 है डियर स्टूडेंट्स। अगर हम A12 की बात करें तो ये 2 आएगा। अगर हम A13 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आ रही बात ना? A13 माने पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। अगर हम A21 की बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कौन आएगा? 4 आएगा। अगर हम A22 बोले तो कौन आएगा डियर स्टूडेंट्स? 5 आएगा। अगर हम A23 की बात करें तो कितना आएगा? 6 आएगा। अगर हम A31 की बात करें कितना आएगा? 9 आएगा। अगर हम A32 की बात करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर हम A33 की बात यहां पर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। अर्थात आपको यहां पर ध्यान देखना है कि जो हमारे आव्यूह होगा, हमारा आव्यूह होगा डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, हमारा आव्यूह होगा या सारणिक होगा, या क्या होगा? सारणिक, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। आव्यूह होगा या सारणिक होगा, इसके अंदर जो कुछ भी लिखे हुए होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। और उन अवयवों को जनरली हम लोग ऐसे AIJ से दिखाते हैं, जहां I का मतलब क्या है? यहां पर पंक्ति है। पंक्ति मीन्स डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? पंक्ति मीन्स रो है। जो क्या जे क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहां पर स्तंभ है। स्तंभ का मतलब क्या है? कॉलम होता है। क्या होता है? कॉलम होता है ना। जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि A23 की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव की बात कर रहा है। तो दूसरी पंक्ति ये है, तीसरा स्तंभ ये है, ये है, मतलब ये 6 की बात कर रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज को भी सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम किसी अवयव को छांटते हैं। अब इसके बिहाफ पे अगर हम आव्यूह का व्यापक रूप लिखना चाहें, मतलब एकदम आज के इस लेक्चर में हम आपको सारी की सारी बेसिक चीजें बता रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर हम आव्यूह का इसके आधार पर व्यापक रूप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। आव्यूह का व्यापक रूप, आव्यूह का व्यापक रूप जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, जैसे ये हमारा आव्यूह है तो इसके व्यापक रूप को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे A11, A12, A13। समझ आ रही है बातें डियर स्टूडेंट्स की नहीं? डॉट 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 A1N लिखा जाएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ आएगा A21,
A22 A23 डॉट 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 A2n हो जाएगा। ऐसे करते करते डियर स्टूडेंट्स आएगा AM1 और AM2 और AM3 डॉट 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 यहाँ जाएगा AMN। इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारा ऑब्व्यू है m गुणे n कोटि का है। देखो पंक्ति की संख्या 1 से कहां तक पहुंची, m तक। तो इस ऑब्व्यू में डियर स्टूडेंट्स पंक्ति कितनी है, देखो m है, इसमें स्तंभ कितने हैं, n है। इसलिए जो हमारे सामने ऑब्व्यू लिखा है ये कितनी कोटि का है डियर स्टूडेंट्स, m गुणे n कोटि का आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ऑब्व्यू लिखा हुआ है। तो अभी तक हमने आपके साथ ऑब्व्यू और सारणिक को इंटरकनेक्ट करके ये सिखा दिया कि ऑब्व्यू क्या होगा, सारणिक क्या होगा। एक छोटा सा टास्क ले लीजिए आप लोग डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम a इक्वल टू कोई एक ऑब्व्यू लिख देते हैं, ठीक है, 2 - 3 4 5 7 9 8 1 2 और आपसे इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो है A13 की वैल्यू निकालिएगा, A23 की वैल्यू निकालिएगा और A33 की वैल्यू निकाल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी वैल्यू आपसे कितनी आ रही है। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आज का ये लेक्चर जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो आपको 100% समझ में आ गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर जो था वो केवल इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पे था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे और केवल डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक के बारे में बात करेंगे। आशा करते हैं कि इस लेक्चर में जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, जो बेसिक टर्म्स आपको मैंने बताए हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। कहीं आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो रही है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक डियर स्टूडेंट से बात बता दें कि आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है। अगर आप लोगों ने उन सभी चैप्टर्स को नहीं देखा है तो आप जाकर के उनको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।